औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेसन नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे लेक्चर के अंदर क्या चीज़ है, हमारे पास टॉपिक है कि HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करती है तो उसको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जब वो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो उसको उसी माहौल में जो है बहुत से चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वर्क कर रही है, हम जो रिसोर्स के तौर पर ह्यूमंस को ले रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ले रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस होंगे। और इसके बाद कुछ चैलेंजेस इंसान को खुद भी फेस करना पड़ते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी इकाई एक फ़र्द होता है, तो इंडिविजुअल जो है वो चैलेंजेस भी होते हैं। अब सबसे पहले आते हैं माहौल की तरफ। तो माहौल के अंदर जहाँ पे काम हो रहा है, और बल्कि नहीं, ये उस माहौल की बात नहीं हो रही, ये उस माहौल की बात हो रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो बैरूनी माहौल है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहा है तो उसकी वर्किंग के ऊपर, तो वो हमारी फर्म के ऊपर ज़्यादा एक्सटर्नल जो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है रैपिड चेंज। रैपिड चेंज का मतलब है जब हम एक वोलेटाइल एनवायरनमेंट यानी एक गैर मुस्तहकम माहौल में काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियां हमें फेस करना पड़ रही होती हैं और हमें भी साथ साथ बहुत से चेंजेस अडॉप्ट करना पड़ते हैं, तो वो भी एक चैलेंज होता है। इसके बाद है हमारा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटीज़ हमारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो काम कर रहे होते हैं, उनके जेंडर के लिहाज से, उनकी एज के लिहाज से, उनकी कल्चर के लिहाज से। तो ये इसके अलावा भी जो हैं जितने भी उनकी ज़ात से वाबस्ता हैं, जो मुख्तलिफ़ लोगों की करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग से होती हैं, वो हमारे पास आती हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में। ग्लोबलाइजेशन में ये है कि जब हम देखते हैं वैसे भी हमें पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे कारोबार, हमारी फर्म सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कुछ फर्म जो हैं वो काम कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं। तो बैरूनी दुनिया में उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं जिनको उन्हें कम्पीट करना पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन में वो तमाम चैलेंजेस हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर, या उनकी अगर वो हमसे आगे निकल रहे हैं तो हमने उन्हें कम्पीट करना है, तो वो सारा हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसके बाद आता है लेजिस्लेशन, जो कि है हमारे पास कानून साजी। कानून साजी में हमारे पास दो तंजीमें या दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जिसको हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जो हमारे पास जो हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, उनके ऊपर कानून साजी ज़्यादा उनको मतलब कानून जो है वो ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब हम निजी तंजीमों की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो होती हैं वो ज़्यादा जो है कुछ के ऊपर होते हैं कानून जो है लागू और कुछ के ऊपर नहीं होते। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को देखकर हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इवॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रोल्स, फैमिली के रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है फैमिली जो होती है, और क्योंकि फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके बाद अगर स्किल की शॉर्टेज है, क्योंकि अगर किसी के पास अच्छा काम करने की सलाहियत नहीं होगी तो हमारे पास आउटकम भी अच्छे नहीं आएंगे। और सर्विस सेक्टर एंड राइज ऑफ द सर्विस सेक्टर, इसके बाद ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं तो आपको सिर्फ एक दफ़ा इनको पढ़ना है और आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अपने चैलेंज की जानिब, जो कि हमारा सबसे बड़ा जो 3 चैलेंज है उनमें दूसरे नंबर पर आता है, और वो चैलेंज है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। तो अभी इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, इसकी पहली लाइन में ही हमें पता चल जाता है कि क्या बताया है इन्होंने। तो यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस रेफर टू द कंसर्न दैट आर इंटरनल टू द फर्म। फर्म के अंदरूनी जो मामलात हैं या अंदरूनी जो भी चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, वो जो चैलेंजेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल हैं। और जब हम बैरूनी माहौल की बात करते हैं तो वो, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस।
अब ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज हैं कौन कौन से, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन विल आउट परफॉर्म्स इट्स कंपटीटर इफ़ इट्स इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज इट वर्कफोर्स। अगर जो सलाहियतें हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और अपने जो उसके कंपटीटर हैं उनसे आगे बढ़ेगी। विद अ कम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज़ टू एक्सप्लोर एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट्स। HR policies can influence HR policies can influence an organization competitive position by किस तरह से जो है किस तरह से हमारी HR की जो पॉलिसियाँ हैं वो मौसर सूरत इख्तियार कर सकती हैं, तो उसमें हमारे पास आता है या अच्छी पोजीशन हासिल कर सकती हैं अगर कंट्रोलिंग कॉस्ट यानी जो हमारे अखराजात हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इम्प्रूविंग क्वालिटी, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं और वैसे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेयार बहुत बेहतर अगर बनाया जाए। एंड यानी कि और क्रिएटिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ यानी कि मखसूस सलाहियतें पैदा की जाएं। और इसके बाद है रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, मुझे ये सही बोलना नहीं आ रहा बट पता नहीं अब क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग है। तो ये है तंजीम नौ, यानी कि अगर हमारे पास खामियां पैदा हो रही हैं तो दोबारा से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं और अपनी सलाहियतें जो हैं उनको बरूए कार लाया जाए। अब अखराजात को किस तरह से कंट्रोल करना है इसको हम पढ़ेंगे। One way for the firm to gain competitive advantage is to maintain low cost and strong cash flow। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम लो कॉस्ट यानी कि कम लागत में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो को हासिल करें। कैश फ्लो का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आए और हम लगाएं कम, तो ये हमारे पास आता है कंट्रोलिंग कॉस्ट में। इसके बाद है क्वालिटी को इम्प्रूव करें, और क्वालिटी को इम्प्रूव किस तरह से करेंगे। द सेकंड वे टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ टू इंगेज इन कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम अपनी क्वालिटी को जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव करते रहें। मैनी कंपनीज आर इम्प्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स जो है इसके इनिशिएटिव्स को जो है वो लागू कर रही हैं या अपना रही हैं। अब ये क्या होता है, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 2 या 3 नंबर का तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट भी होगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं विच आर प्रोग्राम डिज़ाइन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है ये प्रोग्राम। दैट लीड टू अ फाइनल प्रोडक्ट और अ सर्विस। और इसके बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस हमारे पास आती है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्रिएटिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि हम क्या करें कि मखसूस सलाहियतों के हामिल जो लोग हैं उनको हम चूज़ करें और फिर उनको मौका दें कि वो तख्लीक करें और मतलब वो हमारे लिए काम करें। द थर्ड वे टू गेन, यहाँ पे लिखा भी है कम्पिटिटिव एडवांटेज टू यूटिलाइज पीपल विद डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़, जिनके पास मखसूस किस्म की मतलब आला किस्म की सलाहियतें हों, टू क्रिएट अनसरपास्ड कम्पिटेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है अभी हम देखते हैं। तो जनाब, इसका मतलब ये है कि हम मखसूस सलाहियतों के हामिल अफराद को इस्तेमाल करें चीज़ों को तख्लीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिस्ट्रक्चरिंग। तो हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग क्या है इसको हम देखते हैं। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है तंजीम नौ। तंजीम नौ का मतलब ये है कि बहुत सी फर्म ऐसी हैं जो काम करने के जो तरीके हैं उनको तब्दील कर रही हैं। तो तब्दील करने से क्या होता है कि उनकी क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो रही है
और परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी हो रही है। तो इसको उर्दू में तंज़ीम नौ कहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि जब काम करने के मेथड को हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अच्छा, हमारे पास एक मैनेजर होता है जो कि लोगों को एज रिसोर्स लेता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने चाहिए। तो ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। इसके बाद शेयर्ड सर्विस सेंटर टेक रूटीन transaction based activities that are dispersed throughout the organization and consolidate them in one place। शेयर सर्विस सेंटर में क्या है कि हम क्या करें कि एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे जितनी हमारे पास लेन देन की सरगर्मियाँ हैं वो मुंतशिर ना हो, बल्कि एक ही जगह पर हम उन्हें मजबूत करें और हमें पता हो कि कौन सी चीज़ें हमने कितनी बेची हैं, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके बाद हमारे पास आता है आउटसोर्सिंग फर्म और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एरिया ऑफ सर्विस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर। जब हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हमारा एक जो काम है उसको और उसकी जितने लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी वो उनसे वापस लेकर वो किसी एक्सटर्नल बंदे को हम जब दे देते हैं तो वो हमारे पास होता है आउटसोर्सिंग फर्म। द मेन रीज़न फॉर दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की क्या वजह होती है, वाज टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन टाइम बट अदर बेनिफिट्स इंक्लूड कॉस्ट रिडक्शन। जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कुछ काम जो है वो दूसरे बंदों को दे देते हैं और जहाँ पे हमारा जो है लागत हमारी कम होती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर बाय नेचर ऑफ देयर जॉब्स आर इन्वॉल्व विद ह्यूमन रिसोर्सेज। Line manager in certain parts are being used more to deliver HR services. When implemented, this change reduced the size of HR department. तो जो हमारे लाइन मैनेजर होते हैं इनका बेसिक काम क्या होता है, जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये देख रहे होते हैं, रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं। ये हमारे सबसे निचले दर्जे के जो मैनेजर हैं उनको हम लाइन मैनेजर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? इन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब हम एक रवायती तंजीमी ढांचा देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो हमारी डिसीजंस होते हैं वो हमारी हाई अथॉरिटीज़ लेती हैं कि ये वाला काम इस तरह से किया जाए, इतने अफराद करें, और जो वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो लोअर लेवल पे हो रहा होता है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रलाइज मेजर फंक्शन सच as human resources, marketing and production in a single location। अच्छा, एक जगह पे ये सारी सोचें जो हैं वो हो गई और उसके बाद हमने बता दिया और ये जो इम्प्लीमेंट है ये निचले दर्जे पे हो रही हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद आता है डाउन साइजिंग। एक दफ़ा मैं देख लूँ हमारा रहता कितना है, काफ़ी लंबा हो गया ये लेक्चर और अभी बहुत सारा रहता है जनाब। हाँ, तो हम कहाँ पे जा रहे थे, देखते हैं। अच्छा, पीरियोडिक रिडक्शन इन कंपनी वर्कफोर्स टू इम्प्रूव इट्स बॉटम लाइन ऑफन कॉल्ड डाउनसाइजिंग आर बिकमिंग स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस इवन among firms that were one legendary for their layoff policies। ओके, यहाँ पे ये है कि हमारे जो तो डाउन साइजिंग का मतलब हमारे पास आता है कि कंपनी के निचले हिस्से को बेहतर बनाने के लिए उसकी अफरादी कुव्वत में वक्तन फ़वक्तन कमी लाना हमारे पास डाउन साइजिंग कहलाता है।
तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंडिविजुअल चैलेंज के। एक फ़र्द को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो चैलेंज है वो हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी हमारे पास इज़ अ मेजर ऑफ, एक पैमाना है ऑफ हाउ मच वैल्यू इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय ऐड टू द गुड्स और सर्विसेज, कि वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हो रहे हैं, वो किस तरह अपनी खदमात चीज़ों को पैदा करने में जो है वो फ़राहम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के गुड प्रोड्यूसर हैं और नॉट। और अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम, या इनके अंदर काम करने की अच्छी सलाहियतें नहीं हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनकी स्किल्स मज़ीद शार्प हों और उनको इनकरेज करते हैं। इसके बाद आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में भी वही चीज़ें आती हैं। और इसके बाद आता है ब्रेन ड्रेन। ये भी तकरीबन वही मेथड है कि हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं। इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक इंडिविजुअल को बहुत बड़ा चैलेंज पेश जो है उसका सामना है। तो ये उसने बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी सरअंजाम देना है और बहुत से जो इथिक्स हैं उनको भी फॉलो करना है। जॉब इनसिक्योरिटी, जब हमारे पास ये होता है बहुत से लोगों के अंदर, जब हम डाउन साइजिंग पर और रीस्ट्रक्चरिंग पर अमल करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के अंदर ये होता है कि कहीं वो उनको निकाल ना दें, वो इनसिक्योर फील करते हैं और वो अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से जॉब इनसिक्योरिटी ये भी एक चैलेंज है। मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, और इसको अब हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेटजीज़ कुछ इस तरह से, मतलब हम स्ट्रेटजीज़ बताते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं फर्म को एक अच्छी परफॉर्मेंस लोग मतलब देते हैं। और इसके बाद ये होता है कि ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं और लोगों के अंदर ये शौक़ पैदा करती हैं कि, और या एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो इस फर्म के साथ जुड़े रहें और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट हैं, यानी कि वो बेस्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फर्म का कल्चर भी उनसे रिलेट कर रहा है। तो वो हम इस तरह की इस अंदाज में हम अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो देते हैं। इसके बाद न्यू ट्रेंड्स हैं वर्क प्लेस के ऊपर। एजुकेशन है, वर्क टाइम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड है, डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज एट वर्क प्लेस है। और इसके बाद है QWL एंड TQM। तो TQM तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। और इसके बाद जो हमारे पास ये F पॉइंट है, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास है जनाब के हाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज़ रिलेटेड टू द जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए वर्क की तो जॉब से इंसान सेटिस्फाई रहेगा तो वो अच्छा हमें आउटपुट देता रहेगा। और यही हमारे पास तकरीबन इस सारे में बताया हुआ है, तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो मेरा दिल इतना ज़्यादा नहीं था MGT का ये नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने में, क्योंकि मुझे रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा। जब मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, ना मुझे कोई कमेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद मैं जो है वो लेक्चर अच्छे तरीके से वो नहीं दे रही हूँ, तो मुझे ये सब्जेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी CS के सब्जेक्ट को ले लेना चाहिए। तो अगर तो आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए। मैंने ये लेक्चर भी बिना तैयारी के दी है और मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मैंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है। तो अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप लोगों को नहीं आ रही तो मैं नेक्स्ट अपलोड नहीं करूँगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।